हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक चरित्र में। पिछले हफ्ते हम अपनी वीडियो में बात कर रहे थे कि इस देश में या किसी भी देश में रहने वाले आम नागरिक के लिए कौन कौन सी ऐसी एसेट क्लासेस हैं जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकता है। और हमने हर एक एसेट क्लास का एक कंपैरिजन किया कि उसमें एक इंटरेस्ट जो हमें मिलता है या कोई रिटर्न जो हमें मिल रही है वो कितना मिलता है, और मैक्सिमम हमें जो इसमें रिटर्न मिल रहा है वो कौन सी ब्रांच ऑफ एसेट है। फिर हमने ये जाना कि इक्विटी की जो ब्रांच है उसमें सबसे ज़्यादा हमें रिटर्न मिल सकते हैं और इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने के अपने फ़ायदे भी है। जैसे कि वहाँ पे लिक्विडिटी जो है आपकी मेंटेन रहती है, आपको कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़े तो आप आराम से अपने स्टॉक बेच के पैसा निकाल सकते हैं और वो आपके पास सेम डे ही पैसा आ जाएगा। आजकल सेबी की रेगुलेशन के हिसाब से 80% पैसा आपको एक दिन में मिल जाएगा, बाकी 20% पैसा नेक्स्ट डे मिलता है। उसके बाद हमने डिस्कशन किया कि अगर हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, जो कि इक्विटी की इन्वेस्टमेंट का एक मेजर जगह है जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो इक्विटी में जब इन्वेस्ट कर रहे हैं और स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं सबसे पहले, या म्यूचुअल फंड्स के बाद कर रहे हैं, या म्यूचुअल फंड कंपनी है वो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रही है, तो हमें कैसे स्टॉक का सिलेक्शन करना चाहिए जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स मिले। तो हमने ये जाना कि हमारा जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी 500 कंपनी है जिनकी मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है, हमें उनसे स्टार्ट करना चाहिए। 500 कंपनियों को हमें सबसे पहले सेग्रीगेट कर लेना चाहिए कि 500 कंपनियों में कितने तरीके के सेक्टर्स हैं और हर सेक्टर की क्या वेटेज है, जिससे हमें ये एक इंडिकेशन मिल जाए कि सबसे ज़्यादा पैसा कौन से सेक्टर में लगा हुआ है और ग्रोथ के चांसेस कहाँ पे सबसे ज़्यादा है। जब हम कोई सेक्टर डिसाइड कर लेते हैं तो हमें उस सेक्टर के जो मेजर स्टॉक्स हैं, जो उनके सबसे बड़े स्टॉक्स हैं, उसको देखना चाहिए। और उसके अंदर हमें जो चीज़ें देखनी है उसकी हम बात कर ही चुके हैं, जैसे कि हमें उसकी फंडामेंटल्स देखने चाहिए कि कंपनी के ऊपर कोई डेट तो नहीं है, डेट है तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, अगर डेट है भी तो क्या उनके कैश फ्लो सही है कि वो अपना डेट ईजिली आगे दे पाएंगे, उनके पास जो एडवांसेस पड़े हुए हैं वो कितने हैं, उनकी बुक वैल्यू कितनी है, और बाकी और भी चीज़ें होती हैं। लेकिन फंडामेंटल के साथ साथ हमें टेक्निकल एनालिसिस भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई स्टॉक फंडामेंटली तो अच्छा है लेकिन उसको चलने में भी बहुत समय है, तो हम उसको लेके बैठेंगे तो हमारे रिटर्न्स जो है वो नहीं बन पाते। इसलिए फंडामेंटल्स तो हमें ये बता देते हैं कि कंपनी कौन सी अच्छी है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस हमें ये बताती है कि कौन से स्टॉक में कब एंट्री लेनी चाहिए, जिससे कि जो रिटर्न्स है वो आपको सबसे ज़्यादा मिले। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। NSE 500। तो जैसे कि अभी हमने बात करी कि NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 500 मतलब जो कंपनीज वहाँ पे लिस्टेड है उसमें से टॉप 500 कंपनीज जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा है। तो मार्केट कैप में जो कंपनियां सबसे ज़्यादा होंगी 500, उनको हम लेके एक इंडेक्स बनाते हैं जिसको हम कहते हैं NSE 500। अब NSE 500 का एक इंडेक्स बनाने की ज़रूरत पड़ी क्यों? सपोज करिए आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी या किसी भी एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करी, तो आपको ये चेक करने की जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है उससे आपको जो रिटर्न मिले हैं वो एक किस बेंचमार्क के साथ हम कंपेयर करोगे। तो NSE 500 या और कोई इंडेक्स हमें वो बेंचमार्क देता है कि अगर हम इस इतने परसेंट के रिटर्न के आसपास कमा पाए हैं तो हमने एक अच्छा काम किया है और हमारी जो भी स्टडी हमने करी है वो अच्छी थी, और जिससे की वजह से हम उस इंडेक्स के जितना या उससे ज़्यादा कमा पाए। अगर हमें ये लग रहा है कि अगर हम उस इंडेक्स के जितना नहीं कमा पा रहे हैं, तो जो हमने इंडेक्स बनाया है उसके इंडेक्स फंड होते हैं, या हम खुद से भी उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो परसेंटेज है उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उन उन स्टॉक्स में जो उस इंडेक्स के अंदर है। इसलिए म्यूचुअल फंड्स में एक स्पेशल कैटेगरी है इंडेक्स फंड करके, जो कि पर्टिकुलरली ऐसे इंडेक्स के ऊपर बेस्ड है जिसमें म्यूचुअल फंड कंपनीज उस पैसे को उसी रेशो में डिवाइड करके डालती है जिस रेशो में वो फंड बना है, जिस रेशो में वो इंडेक्स भी है। तो दोनों के सेम होने की वजह से जो इंडेक्स में रिटर्न आएंगे वही फंड में रिटर्न आएंगे। तो एक इंडेक्स बनाने का ये सबसे बड़ा मेन फायदा है। अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि NSE 500 का क्या स्ट्रक्चर है। तो जैसे कि आप ये फ्लो चार्ट में देख ही सकते हैं कि हमने निफ्टी 500 को तीन मेन सब कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट कैटेगरी इज निफ्टी 100, सेकेंड इज निफ्टी मिड कैप 150,
थर्ड इज निफ्टी स्मॉल कैप 250। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमने मार्केट कैप के बेसिस पे कंपनीज को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन इज 100, सेकेंड इज मिड कैप 150, थर्ड वन इज स्मॉल कैप 250। अब जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमें पता लग रहा है कि जो टॉप की 100 कंपनीज है वो निफ्टी 100 का पार्ट है। उसके बाद जो मिड कैप है उसमें मीडियम रेंज की कंपनी आती है जिनकी मार्केट कैप मीडियम रेंज में है। अब उस 3 मेजर कैटेगरी के अंदर भी सब में 2-2 कैटेगरी और उसके बाद एक और कैटेगरी जो उन दोनों जो मेन 2 कैटेगरी थी उनको मिलाकर है, जैसे कि निफ्टी 50, जिसमें हम टॉप 50 कंपनीज जो है उनकी बात करते हैं। तो आज की डेट में जो हम अपने इंडेक्स देखते हैं निफ्टी 50 की ही बात करते हैं, जो आजकल 14,000 से ऊपर चल रहा है अपने लाइफ टाइम हाई पे। नेक्स्ट 50 कंपनीज के लिए हम निफ्टी नेक्स्ट 50, फिर उसके बाद मिड कैप कंपनीज के लिए हम बात करते हैं निफ्टी मिड कैप 100 एंड 100। अब निफ्टी की शुरू की 100 कंपनी और उसके बाद की 100 कंपनियां मिलाकर निफ्टी 200 बनाती है। ऐसे ही लार्ज कैप हमें निकालने हो, लार्ज कैप में मिड कैप कंपनीज, तो वो 250 इनिशियल जितनी भी कंपनीज है हमारी जो निफ्टी 100 और मिड कैप की थी, तो वो लार्ज कैप और मिड कैप मिला के 250 कंपनीज। अगर हमें मिड स्मॉल कैप निकालना है तो मिड कैप की 150 कंपनी और स्मॉल कैप की 250 कंपनी मिला के निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400। तो ऐसे हमारे अलग अलग इंडेक्स बने। अब जिस टाइप की कंपनी में हम इन्वेस्ट करेंगे हम उस टाइप की कंपनी की इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अपनी जो रिटर्न्स हैं उसको इस इंडेक्स के साथ में कंपेयर कर सकते हैं, जो कि हम आगे आने वाली वीडियोस में हर एक इंडेक्स के ऊपर अलग से चर्चा करके आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन से स्टॉक्स और कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो निफ्टी 500 में आज की डेट में 501 कंपनीज हैं। इसकी जो मेथडोलॉजी है कि किस बेसिस पे हम इसको लेते हैं तो वो है मार्केट कैप की। तो टॉप जो कंपनीज हैं जो हमारी 800 कंपनीज हमने मान ली, उसमें से हम 500 कंपनीज को लेते हैं जिसके अंदर 90% डेज पे ट्रेडिंग हो रही है, किसी भी रीज़न से ट्रेडिंग बंद नहीं हो रही, और भी बहुत सारे उसमें क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे हम उसको सिलेक्ट करते हैं। तो जिस दिन हमारा ये निफ्टी 500 आया था उस दिन को हमने बेस डेट मान के जनवरी 1, 1995 को मान लिया और एक बेस वैल्यू 1000 रुपीज़ मान ली। और इसकी कैलकुलेशन हमारी डेली बेसिस पे होती है, जैसे कि आपको पता ही है कि मंडे टू फ्राइडे मार्केट ओपन होती है, तो जो भी उस दिन का हमारा क्लोजिंग प्राइस होगा वो हमारी एक कैलकुलेशन बन जाएगी कि आज इस दिन जो हमारा इंडेक्स है वो इतने पे क्लोज हुआ है। अब इसमें एक जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो है रीबैलेंसिंग का। हो सकता है कुछ कंपनियां परफॉर्म नहीं कर रही, कुछ कंपनी बंद होने वाली हैं, या और कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से मार्केट कैप उनकी कम या ज़्यादा हो रही है। तो इसलिए एक इंडेक्स जो है वो सबसे बेहतरीन रिटर्न दिखा पाए, इसलिए हम बार बार जो हमारा इंडेक्स है उसमें रीबैलेंसिंग करते हैं। तो अगर हमें NSE 500 के अंदर रीबैलेंसिंग करनी है तो हम उसको साल में 2 बारी कर सकते हैं और एक बारी में मैक्सिमम 30 स्टॉक्स को हम चेंज कर सकते हैं 500 में से। इससे ज़्यादा को अगर हमें चेंज करना होगा तो हमें नेक्स्ट जो 6 मंथ के बाद हम करेंगे तभी हम कर सकते हैं। एक चार्ट लेकर आए हैं आपके लिए, ये 1995 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक का है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि पिछली स्लाइड में बताया कि हमारा बेस प्राइस जो था वो 1000 था और आज की डेट में जब ये 31 दिसंबर 2020 को मार्केट क्लोज हुई तो हम 11,500 के आसपास कहीं थे। तो लगभग हमारा पैसा 11.5 गुना हो चुका है पिछले 25 सालों में। तो अगर हम यही देखें कि पिछले 25 साल में अगर पैसा 11.5 गुना हो रहा है तो लगभग हर दूसरे साल हमारा पैसा डबल हो रहा था, और इतना जो हमारा इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स है वो हमें कहीं पे भी नहीं मिला। तो हमें यहाँ से ये देखने को मिल रहा है कि अगर हम एक लॉन्गर टाइम के लिए, ड्यूरेशन के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट रखते हैं तो हमारे रिटर्न्स भी उतने ही ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि NSE 500 के अंदर कौन कौन से सेक्टर्स हैं। तो जैसे कि आपके सामने एक शीट है, उसके अंदर दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर गुड, IT, ऑयल एंड गैस, ऑटोमोबाइल, फार्मा, कंस्ट्रक्शन, मेटल, टेक्सटाइल, पेपर, ऐसे टोटल हमारे पास डिफरेंट सेक्टर्स हैं जिसकी एक अलग वेटेज है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर की 33.15 की एक वेटेज है, उसके बाद कंज्यूमर एंड IT
अगर हम सिर्फ यही 3 सेक्टर देखें तो हमारे मोटे मोटे 60% की जो वेटेज है वो 3 सेक्टर में ही है। और बाकी सेक्टर अगर हम सबसे नीचे से स्टार्ट करें, फर्टिलाइज़र्स, हेल्थ केयर, मीडिया एंटरटेनमेंट, टेक्सटाइल, पेपर, तो ये 5 सेक्टर मिला के भी 3% भी नहीं हो रहे। तो एक जनरल अगर एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हम देखें तो अगर हम इन 5 सेक्टर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें और ये परसेंटेज कल को यहाँ से डबल भी होती है या 2-2% तक भी पहुँच पाते हैं ये पांचों सेक्टर, तो हमारा पैसा कम से कम 4 से 5 गुना हो जाएगा। लेकिन हमें उस पैसे को अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है और साथ ही साथ उस पैसे को बढ़ने के लिए समय भी देना है, क्योंकि बिना समय दिए वो पैसा ग्रो नहीं कर पाएगा। ये एक NSE 500 का जो हमने पिछली स्लाइड में देखा कि कौन कौन से सेक्टर हैं और उसकी क्या परसेंटेज है, एक उसका चार्ट है जिसमें हमें पता लग पा रहा है कि देखने से कि अगर हम कोई ब्लॉक्स ले और उसमें देखें कि हमने कौन कौन से ब्लॉक्स जो उसके अंदर है, एक किसी भी पेंटिंग में या किसी एक वॉल में, तो सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो फाइनेंशियल सर्विसेज है, जिसका 33.15% का एक बहुत बड़ा वेटेज है। अगर हम इसको देखें तो छोटी सी बात एक सोचने की है, अगर फाइनेंशियल सेक्टर बढ़ता भी है तो 33 से 66 तो हो नहीं पाएगा डबल होने के लिए। अगर हम अपना सारा पैसा फाइनेंशियल में डाल दें तो डबल होने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन यही पैसा अगर हम मेटल में डालें, कंस्ट्रक्शन में डालें, सर्विसेज में डालें, पावर में डालें, केमिकल में डालें, टेक्सटाइल में डालें, पेपर में डालें, तो इनकी वेटेजेस इतनी कम है कि अगर ये यहाँ से डबल भी होते हैं तो ऑब्वियसली हमारा पैसा बहुत अच्छा बढ़ेगा, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में ही बात करी। अगर हम इंडस्ट्री वाइज बात करें तो हमारी टोटल 19 टाइप्स की इंडस्ट्रीज़ हैं जो NSE 500 में आज की डेट में हैं। अगर हम उसमें कंपनी वाइज बात करें कि हर एक इंडस्ट्री जो टाइप है उसकी कितनी कंपनीज उस हमारे NSE 500 में, तो हम देख पाएंगे कि फाइनेंशियल सर्विसेज की 85 कंपनीज आज की डेट में हमारा NSE 500 के अंदर है। कंज्यूमर गुड की 72, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग 50, फार्मा 42, ऑटोमोबाइल 30, और यहीं पेपर की बात करें तो सिर्फ 2 ही कंपनी है। हेल्थ केयर सर्विसेज 7 कंपनी, टेलीकॉम 7, टेक्सटाइल 9। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कुछ सेक्टर तो ऐसे जहाँ पे ग्रोथ के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है और कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे आज की डेट में ग्रोथ जो है इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी। हो सकता है फाइनेंशियल में भी कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो मल्टीपल टाइम्स ग्रो कर जाए, लेकिन जो छोटे सेक्टर हैं जहाँ पे अभी ग्रोथ बिल्कुल शुरू हो रही है वहाँ पे इन्वेस्ट करके आप सबसे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो इस चर्चा को हम यहीं आज समाप्त करते हैं। तो थैंक यू। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ दिया है और अपनी ईमेल आईडी भी दी है। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप इस पर पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है जिस पे कि हम एजुकेशनल एनालिसिस देते हैं डिफरेंट स्टॉक्स की, और आपकी जो क्वेरीज़ हैं उसको भी हम यहाँ पे सुनते हैं और उसके जो भी हम अपना एक व्यू पॉइंट उस पर रख सकते हैं और एक अच्छी एनालिसिस आपको दे सकते हैं वो देते हैं, जिससे कि आपको डिसीजन लेने में, एक इन्वेस्टमेंट करने में थोड़ी सुविधा मिल जाए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।